नमस्कार, मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में अब तक हुए जल परिवहन के विकास को समझेंगे। पानी के ऊपर किसी भी तरह का किया गया ट्रांसपोर्ट को हम जल परिवहन के अंदर रखते हैं, और ये दो तरह का हो सकता है। एक ओशियनिक वाटरवे यानी कि समुद्रिक जल मार्ग, जो किसी महासागर और सागर के ऊपर होता है। दूसरा आंतरिक जल मार्ग है, जो किसी नदी, झील या नहर के द्वारा हो सकता है। नदी और झील ये ज्यादातर प्राकृतिक होते हैं, और झील हालांकि मैनमेड भी हो सकती है। जो कैनाल होती है वो मैनमेड ही होती है। तो इनके ऊपर किसी भी तरह का किया गया जो परिवहन है उसको हम जल परिवहन कहते हैं, किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर। जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो पोर्ट, जिसको हम पत्तन या बंदरगाह भी कहते हैं हिंदी में, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम किसी बस के रेफरेंस में बस स्टैंड को देखते हैं, उसी तरह से जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो पत्तन या बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जहां पर जहाज आके खड़े रहते हैं, सामान को भरते या जो सामान लेके आए हैं उसको उतारते हैं। इन्हीं बंदरगाहों को गेटवे ऑफ ट्रेड कहा जाता है। और विशेष तौर पर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार ये बंदरगाहों को ही कहा जाता है, और पूरी दुनिया भर में ये शब्द इनके लिए बड़ा ही मशहूर है, क्योंकि यहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें देश में आती है वो एंटर करती है और यहाँ से बाहर भी जाती है। बंदरगाह मुख्यतः दो तरह के होते हैं। मुख्य बंदरगाह ऐसे बंदरगाहों को कहा जाता है जो प्रति वर्ष 10 लाख मेट्रिक टन सामान को इधर उधर करते हो, यानी कि उसको हैंडल करते हो, उनको प्रमुख बंदरगाह कहते हैं। और ये भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं, और ये मूलतः अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसको उसमें लगे हुए होते हैं। दूसरा माइनर पोर्ट कहलाता है, इनको नॉन मेजर पोर्ट भी कहते हैं, और ये प्रतिवर्ष 10 लाख मेट्रिक टन से कम सामान को हैंडल करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इनके ओनर होती है, और ये मूलतः राष्ट्रीय व्यापार जो है या जो फिशिंग जैसे काम है उनमें लगे होते हैं। इनसे भी छोटा एक और बंदरगाह होता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट बंदरगाह भी कहते हैं। भारत में हम जानते हैं कि 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है द्वीपों सहित। और उसमें भारत सरकार का आकलन है कि हम 20,000 किलोमीटर से ज्यादा जल मार्गों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें से लगभग 18,000 तो नदियों में, 18,000 किलोमीटर लंबे जल मार्ग नदियों में, और लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी कैनाल बना सकते हैं। ये हमारी पोटेंशियलिटी है, संभावना है। तो इसका विकास धीरे धीरे सरकार कर रही है। भारत सरकार का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका 90% वॉल्यूम के हिसाब से एक बंदरगाहों और जल मार्ग के द्वारा होता है। और अगर उसको वैल्यू में कन्वर्ट करें तो भारत का 65% व्यापार यही समुद्री जल मार्गों से और बंदरगाहों द्वारा पूरा होता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इसीलिए भारत के अंदर 13 मुख्य बंदरगाह बनाए गए हैं, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो सारे 250 से भी उनकी संख्या ज्यादा है। अब अगर हम इन सब बंदरगाहों और इतना बड़ा व्यापार, भारत का 95% व्यापार हो रहा है, तो उसको संचालन करने के लिए हमें किसी एक संस्था की जरूरत पड़ेगी, और वो है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1961 में दो कंपनियों को मिला के की गई थी। ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन, दोनों को मिला के 1961 में ये बनाया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मानी जाती है। अंग्रेजों के समय भारत में कानून बना था, द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 में, भारतीय बंदरगाह विधेयक कहते हैं। और उसके बाद फिर आजादी के बाद भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको दर्जा देने के लिए मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बनाया 1963। लेकिन अभी तक बंदरगाहों संबंधी जो काम हो रहा था वो इसी एक्ट से चल रहा था। तो ये लगभग 110 111 साल पुराना कानून है। तो वर्तमान में भारत सरकार ने इसको बदला है, और अब भारत सरकार लेके आई इंडियन पोर्ट्स बिल 2021, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा जारी किया गया। इस बिल के अंदर ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रपोज किया गया है कि मैनेजमेंट, बंदरगाहों के मैनेजमेंट और प्रशासन को देखकर इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। सबसे पहला है, ऐसे पोर्ट जो मेजर है, प्रमुख पोर्ट है, उनको मेजर पोर्ट अथॉरिटी बना दी जाए। जैसे कोलकाता है तो कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई है तो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, ऐसे पर्टिकुलर अथॉरिटी बना के उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, ताकि अपने हिसाब से वो अपना काम कर सके। ऐसा करने के लिए भारत सरकार ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट भी बनाया है 2021 में। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बंदरगाह हैं उनके लिए स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाया,
और अब जो राज्य सरकार के बंदरगाह है उनको माइनर बंदरगाह है, वो स्टेट अपने हिसाब से उनका मैनेजमेंट और प्रबंधन करता है। अब जो भारत सरकार ने ये जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाई, उसके अंदर भारत के 11 बंदरगाहों को सम्मिलित किया गया। ये जो 11 बंदरगाह है उसमें से 5 पूर्वी तट पर है, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन, और 6 वेस्टर्न कोस्ट पर है, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मार्मागो, नावा शेवा, मुंबई और कांडला बंदरगाह। तो इन 11 बंदरगाहों के लिए मेजर पोर्ट पोर्ट अथॉरिटी, जैसे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, उनको बना के सारे अधिकार उन्हीं को दे दिए गए हैं। भारत में मुख्य बंदरगाह 3 है, सॉरी 13 है, और उन 13 में 11 तो ये हैं, 2 और है, एक चेन्नई के पास ही एन्नोर और एक यहाँ अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, लेकिन उन दोनों के लिए पोर्ट अथॉरिटी अभी नहीं बनाई गई है। एक और बात ध्यान रखिएगा, 2020 के अंदर शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर भारत सरकार ने कर दिया बंदरगाह, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कहते हैं इसको। अब हम भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं उनको एक एक लेकर उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता बंदरगाह की। और ये जो कोलकाता बंदरगाह है वो आजादी के समय कुछ इस तरह का बंदरगाह, जब सॉरी आजादी नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विकास किया था तब बिल्कुल इस तरह का बंदरगाह ये था। उसके बाद वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसको वर्तमान में कहते हैं। ये दुनिया और भारत दोनों के लिए एक मेजर बंदरगाह है, जो कि रिवराइन पोर्ट है, यानी कि हुगली नदी के अंदर है। और ये जो बंगाल की खाड़ी है उससे लगभग 200 किलोमीटर अंदर की तरफ है। और अब 1870 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्माण किया था, विधिवत निर्माण जिसको हम कहते हैं, बाकी पोर्ट तो बहुत पुराना है। इसको ईस्ट ऑफ लंदन भी कहा जाता है, पूर्व का लंदन कहा जाता है। इसको गेटवे ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र वैली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से गंगा घाटी में और यहाँ से ब्रह्मपुत्र घाटी में घुसने का यही बंदरगाह है। साथ ही जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, भूटान, नेपाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा, इन सब के लिए यही बंदरगाह सबसे नियरर बंदरगाह पड़ता है। तो ये सारा सामान यहाँ पर आता है। इसलिए हम कहते हैं इसका पृष्ठ प्रदेश जो है वो काफी सशक्त पृष्ठ प्रदेश है, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे खनिज यहाँ पर है, एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, प्लस ये इन देशों को भी अपनी सेवाएं देता है। तो ऐसे में बहुत धनी पृष्ठ प्रदेश इसका माना जाता है। और ये जिन चीजों का व्यापार करता है उसमें मुख्यतः खनिज है, जिसमें कोयला और लोहा यहाँ से निर्यात किया जाता है, क्योंकि वो इन्हीं क्षेत्रों से निकलता है, और पेट्रोल यहाँ आयात किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें, जूट और चाय भी आती है। जूट यहीं पैदा होती है और चाय यहाँ असम और दार्जिलिंग से, वो भी इसी बंदरगाह से निर्यात की जाती है। और भी बहुत सारी चीजों का व्यापार ये करता है। टोटल बंदरगाह 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो कोलकाता बंदरगाह है और उसके दक्षिण में एक हल्दिया बंदरगाह है। ये दोनों, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह पे बहुत ज्यादा भार बढ़ रहा था तो उसको कम करने के लिए हल्दिया और एक बंदरगाह बनाया गया जो दक्षिण में है। प्लस बड़े बड़े जो जहाज है वो कोलकाता में अंदर तक जा नहीं पाते, वहाँ गहराई कम है। तो इस हिसाब से ये हल्दिया बंदरगाह भी इसके सपोर्ट के रूप में बनाया गया है। इस बंदरगाह की एक बहुत बड़ी समस्या वो सिल्ट की है, क्योंकि गंगा नदी उधर से बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और वो यहाँ बिछती रहती है, तो उससे उसकी गहराई कम हो जाती है। इस समस्या से हमेशा जूझता रहता है। यहाँ पर देखिए आप, इस तरह का ये दिखाई देता है, लेकिन हम इसको सैटेलाइट इमेज में देखते हैं तो आप यहाँ देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ से ये हल्दिया जगह है। तो बड़े बड़े जहाज सारे यहाँ रुक जाते हैं, और फिर छोटे जो जहाज होते हैं वो यहाँ से होते हुए, इस नदी से होते हुए यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ कोलकाता बंदरगाह बनाया गया है। अब इस बंदरगाह को हम आगे देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये कोलकाता बंदरगाह है। अब यहाँ एक कैनाल और यहाँ एक कैनाल बनाई, ये जहाज इस कैनाल से होते हुए इन जगहों पर आके खड़े हो जाते हैं, और फिर वहां पर लोडिंग अनलोडिंग होती है। और आसपास सारा रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, सघन रेलवे ट्रैक और सड़कें और सब बनी हुई है, जिससे ये आसानी से इन बंदरगाहों को सुविधा मिल जाती है। नेक्स्ट बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है, ये उड़ीसा में है। बीजू पटनायक को इसके फाउंडर फादर माना जाता है, जो कि पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के। और ये जो बंदरगाह है वो महानदी के मुहाने पर स्थित है, यही महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसे 1966 में मेजर पोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। ये इस तरह से दिखाई देता है, देखिए, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, और इस तरह से ये बड़े बड़े जहाज यहाँ आके खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। इस बंदरगाह को 1933 में सबसे पहले खोला गया था, और उसके बाद 1964 में इसको मेजर पोर्ट ट्रस्ट का दर्जा दे दिया गया। और ये जो पोर्ट है इसकी सबसे खास बात है, ये भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। और इस बंदरगाह के ठीक पहले यहाँ पे डॉल्फिन नोज झील है, मतलब एक डॉल्फिन मछली जैसे बाहर निकलती है उसकी नोज, उस टाइप की चट्टान है। उस चट्टान के पीछे ये सुरक्षित है बिल्कुल, तो इसलिए डॉल्फिन नोज हिल के पीछे सुरक्षित बंदरगाह और सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है। और यहाँ लोहा, मैग्नीज वगैरह इन सब चीजों का व्यापार होता है। बहुत पहले ये इस तरह का दिखाई देता था जब शुरुआती दौर में था, लेकिन वर्तमान में इसकी ये इस तरह की तस्वीर है। तो यहाँ जहाज अंदर जाके आराम से यहाँ खड़े रहते हैं,
और ये पूरा वो नोज हिल वाला पोर्शन है। अब इस सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो ये हिस्सा वो नोज हिल वाला है, बाकी इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। कुछ छोटे जहाज जो है वो टेढ़ अंदर तक यहाँ तक पहुंच जाते हैं इस तरह से, और बाकी जो बड़े जहाज है वो यहीं पर खड़े रहते हैं। ये भी रेलवे ट्रैक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है चेन्नई, ये तमिलनाडु के अंदर है, और इसका पहला निर्माण तो 1861 के अंदर ही कर दिया गया था। ये एक आर्टिफिशियल हार्बर है। हार्बर का मतलब होता है ऐसे स्थान जहां पर खाली जहाज कई काफी समय तक पड़े रहते हैं। बेसिकली पोर्ट वो जगह होती है बंदरगाह जहां पर केवल जहाज तब तक ही खड़ा रहता है जब या तो वो खाली हो रहा है या भर रहा है। लेकिन हार्बर ऐसा है, खाली जहाज वहां पड़े रहते हैं, तो ये एक हार्बर भी है। तो यहाँ काफी जहाज भी खड़े रहते हैं, और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। और इसका उद्घाटन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, और इसको मेजर पोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। और इसमें वस्त्र, कॉफी, फर्टिलाइजर, रबड़, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो यहाँ से व्यापार व्यापार होती है। ये देखिए आर्टिफिशियली यहाँ बनाया गया, ये कंस्ट्रक्ट की गई चीजें, ये भी यहाँ पर बनाया गया है। और जहाज यहाँ से अंदर जाके यहाँ खड़े हो जाते हैं और आराम से उतारा जाता है। फिर ये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, देखिए यहाँ रेलवे का बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा शहर है, सड़क भी यहाँ जुड़ी हुई है। फिर अगला है एन्नोर पोर्ट, और इसका संचालन कामराजार पोर्ट लिमिटेड, केपीएल कहते हैं, वो करता है। ये बिल्कुल तमिलनाडु के नॉर्थ में ही स्थापित किया गया है, यहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ में है। और ये इसके चेन्नई पर जो ज्यादा प्रेशर था उसको कम करने के लिए ही यहाँ इसका निर्माण किया गया है, और 1999 में इसको मेजर पोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। ये ऐसा दिखाई देता है। और नेक्स्ट है तुतिकोरिन पोर्ट। तुतिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण की तरफ यहाँ पर मौजूद है। इसको हम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। ये जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक के शिष्य भी कहे जाते हैं, तो उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसे 1974 में 1974 में मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया, और यहाँ मसाले, टी, बनाना, कोकोनट, इस तरह की चीजों का निर्यात यहाँ से होता है, आयात निर्यात होता है। और ये देखिए ये भी आर्टिफिशियल है, यहाँ बनाया गया है क्योंकि यहाँ गहराई बहुत कम है, तो जहां यहाँ खड़े रहते हैं आसानी से। ये भी इसका भी कंस्ट्रक्शन किया गया, तो आर्टिफिशियल पोर्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कोचीन बंदरगाह। ये केरल के अंदर है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। और इस बंदरगाह को सबसे पहले तो 1341 में ही छोटा सा बंदरगाह यहाँ पर था, तब से लेकर ये एज ए बंदरगाह के रूप में भारत की सेवा कर रहा है। अंग्रेजों ने इसको 1928 में ओपन किया था, और 1964 में मेजर पोर्ट का इसको दर्जा दे दिया गया। ये विलिंगटन नामक एक आइलैंड है वेम्बनाड लेगून के अंदर, उस पर ये स्थित है। मसाले, सुपारी, चाय, कॉफी, इस तरह का व्यापार यहाँ पर होता है। और इंटरनेशनल स्तर पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह बन गया है वर्तमान के अंदर। अगर हम इसको यहाँ देखेंगे तो ये देखिए ये है वेलिंगटन आइलैंड, और ये पूरी वेम्बनाड लेक है जिसको हम लेगून कहते हैं। और यहाँ से जहाज, ये अरब सागर है, और यहाँ से जहाज अंदर आते हैं, और यहाँ पोर्ट का निर्माण किया गया है ताकि वो समुद्र की लहरों से बिल्कुल सुरक्षित यहाँ खड़े रहते हैं आसानी से। एक नेचुरल पोर्ट है जो यहाँ डेवलप किया गया। और बाकी दाएं बाएं भी यहाँ पर विकास काफी हुआ है। इसको एक मैप से हम समझेंगे तो ये देखिए ये वेलिंगटन आइलैंड, और इसके किनारे किनारे यहाँ इसका विकास हुआ है, और यहाँ से जहां अंदर आ जाती है अरब सागर है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए ये सारे जहाज और ये सारे जहाज, चाहे इनको इधर जाना हो या इन जहाजों को इधर जाना हो सुएज कैनाल से होते हुए, तो ये बंदरगाह पे एक बार इनको जरूर रुकना होता है, ईंधन के लिए, दूसरी खाने पीने की चीजों वगैरह के लिए। तो ये एक इसलिए इंपॉर्टेंट कैनाल है, अंतरराष्ट्रीय मार्ग के बिल्कुल पास में स्थित है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक में यहाँ पर स्थित एक बंदरगाह है जिसे 1974 में मेजर पोर्ट का दर्जा दिया। ये गुरुपुरा एक रिवर है, उसके किनारे पर स्थित है, और लोहा यहाँ से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है। इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन इसको अगर हम सेटेलाइट इमेज में देखेंगे तो ये गुरुपुरा नदी है, और उस नदी के बिल्कुल पास में यहाँ देखिए इस तरह का नेचुरली बना हुआ है। तो यहाँ से जहां अंदर आ जाते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं, जब जहां भी उनको खड़े रहना है वो सब जगह पोर्ट की फैसिलिटी है। मार्मरा गोवा, ये गोवा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो 1888 से 1922 तक बनता रहा काफी लंबे समय तक, और उसके बाद 1964 में इसको भी मेजर पोर्ट का दर्जा दे दिया गया। ये जुआरी नदी के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है, और लोहा यहाँ से भी सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। इसको देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देता है। अब ये जो इमेज है वो कहाँ की है, आप यहाँ देखिए, इस पर ये रही यहाँ। अब ये जुआरी नदी है जो इधर से आ रही है, और इसके मुहाने पर यहाँ बनाया गया है, इधर अरब सागर है। ये सुरक्षित है, लहरों से बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया माना जाता है, जो कि सालसेट नामक एक द्वीप पर है, और ये भी नेचुरल पोर्ट माना जाता है। हम जानते हैं कि 1661 में चार्ल्स सेकंड और कैथरीन की शादी हुई, तो ये पुर्तगाल की राजकुमारी थी, तो पुर्तगालियों ने 1661 में दहेज में इसको अंग्रेजों को सौंप दिया।
और उसके बाद फिर यहाँ डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू होता है। 1873 में यहाँ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया, और वर्तमान में तो ये भारत का तो मेजर है ही, दुनिया का भी एक मेजर बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह इसको मानते हैं, और भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। जिसका कारण है कि एक तो यूरोप के सबसे करीब है, दूसरा स्वेज कैनाल के सबसे करीब है, और इसका जो हिंटरलैंड है पीछे का पृष्ठ प्रदेश वो भी काफी बड़ा पृष्ठ प्रदेश है, और वो बिल्कुल धनाढ्य है। कपास की खेती बहुत होती है, खनिज वगैरह भी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बहुत धनाढ्य हिंटरलैंड है इस पूरे क्षेत्र का। ये इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन हम इसको सैटेलाइट इमेज पर देखते हैं। ये देखिए, इसको हम कहते हैं बे ऑफ मुंबई, मुंबई की खाड़ी कहते हैं, या इसको बैक बे भी कहा जाता है। इस बैक बे में यहाँ पर ये बंदरगाह बनाया गया है। अब ये पूरा सालसेट द्वीप है, और ये तो हमने पहले भी कई बार बात की कि ये मलबा डाल के पूरा मुंबई को भर दिया गया था, अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया है। और फिर यहाँ पर तो ज्वार के समय काफी पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो यहाँ ये सारे जहाज खड़े रहते हैं और यहाँ सामान को आवाजाही करते हैं। अब इस बंदरगाह पे, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, उस बंदरगाह पे बहुत ज्यादा दबाव था, तो इस दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर एक नया बंदरगाह बनाया गया है, जिसको हम नावा शेवा बंदरगाह कहते हैं। तो ये जहाज यहाँ से घुसते हैं और यहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, तो इसको नावा शेवा बंदरगाह कहा जाता है। और इसकी हम ज्यादा डिटेल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसके करीब ही है। तो इसका जो इनोग्रेशन हुआ वो 1990 में हुआ, नवी मुंबई के अंदर, इस क्षेत्र को नवी मुंबई कहते हैं। और ये उसका सहयोगी बंदरगाह है मुंबई का। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट इसी को कहा जाता है, सबसे ज्यादा कंटेनर यहाँ रखे जा सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत में कंटेनर्स का जितना भी व्यापार, कार्गो सामान इधर उधर होता है, उसका आधा ये अकेला बंदरगाह जो है जो हैंडल करता है उसको, ऐसा। और ये मेजर पोर्ट है, ये भी दुनिया लेवल का। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ इस तरह का है, देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म विकसित किया ताकि वो सारा कार्गो यहाँ पर रखे जा सके, और बड़े बड़े जो कंटेनर्स है उनको रखे जा सके। बेसिकली ये नावा क्रिक है, ऐसे जमीन के बीच में समुद्र का जो पतला पानी वाला हिस्सा, तो क्रिक कहते हैं, तो नावा शेवा इसको इसलिए कहा जाता है। इस तरह से कंटेनर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह, गुजरात के अंदर। अगर इस बंदरगाह की बात करें तो इसका विकास आजादी के बाद किया गया, क्योंकि इससे पहले, आजादी से पहले यहाँ कराची बंदरगाह था, तो वो भारत को सेवाएं देता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में चला गया, तो यहाँ हमें एक और बंदरगाह का विकास करना पड़ा, जिसको हम कांडला बंदरगाह कहते हैं। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी भी कर दिया 2017 में। ये एक ज्वारी बंदरगाह है, क्योंकि ऐसे इसकी गहराई कम है, तो ज्वार के समय जब पानी ऊपर उठता है तो गहराई बढ़ जाती है, तो फिर वहां जहाज चले जाते हैं, इसलिए नेचुरल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट कहते हैं। कच्छ की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। यहाँ भी बहुत सारी कॉटन, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, सीमेंट, इस तरह की चीजों का व्यापार ज्यादा होता है। इस पोर्ट ने मार्च 2016 में एक रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड है 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो का एक साल के अंदर, कार्गो को हैंडल करना एक साल के अंदर, ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बंदरगाह बना था 2016 के अंदर। मतलब एक साल में 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया इसमें, और ये रिकॉर्ड है अब तक। इसका हिंटरलैंड जो है वो काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब के लिए सबसे नियरर बंदरगाह यही पड़ता है। तो इस पूरे रीजन में इसका इंटरलैंड है, तो सामान यहीं आके बिकेगा या यहाँ उतरेगा, तो फिर आगे सड़कों से यहीं से जाएगा। तो इसलिए इस बंदरगाह की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये इसको देखेंगे तो ये देखिए कच्छ की खाड़ी, और यहाँ ये बंदरगाह बनाया गया, तो ज्वार के समय पानी ऊपर उठता है, उस समय ये जहाज यहाँ से बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं। एक और अंतिम बंदरगाह है जिसको हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है, और 2010 में अंतिम मेजर पोर्ट इसको अब तक हम मानते हैं भारत के अंदर। और इसका जो मैनेजमेंट है वो पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। इसको अगर ऐसे देखते हैं हम तो इस तरह का ये दिखाई देता है। ये भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह थे। अब मैं कुछ सेकेंडरी बंदरगाहों की बात करूं तो गुजरात में जैसे मांडवी है, सिक्का, ओखा, पोरबंदर, भावनगर, भरूच, बहुत सारे बंदरगाह यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र भी इसमें एक बहुत बड़ा नाम है। और ऐसे और ओवरऑल देखें हम तो महाराष्ट्र के अंदर कुल 53 बंदरगाह है, जो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। दूसरे नंबर पर 40 बंदरगाहों के साथ गुजरात आता है। और हम जानते हैं कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो इस पूरे कोस्ट पर हैं, और हर हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में छोटे छोटे कई सारे बंदरगाह हैं, जो 250 से ज्यादा है। उनमें से कुछ की लिस्ट यहाँ पर मैंने आपको दी। सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। 2015 में भारत सरकार ने ये एक योजना बनाई है, और इस योजना में ये कहा कि भारत में 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, तो उसका विकास किया जाए।
और जितने भी बंदर ये सारे वाटर रूट बनाए जा सकते हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए। तो उसके लिए बंदरगाहों पर कुछ फैसिलिटी विकसित की गई, करने की आवश्यकता थी। तो उसके लिए सागरमाला परियोजना बनाई, और इस सागरमाला परियोजना में चार बातों पर ध्यान दिया गया। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट का आधुनिकीकरण कर दिया जाए। पोर्ट कनेक्टिविटी, सारे बंदरगाहों को आपस से जोड़ दिया जाए, बंदरगाहों को पीछे सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ दिया जाए ताकि किसी तरह की परिवहन की असुविधा ना हो। तीसरा, पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट के ठीक पृष्ठ प्रदेश में भारी मात्रा में उद्योगों का विकास किया जाए ताकि उस बंदरगाहों को उसका फायदा मिले। और लास्ट है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो तटीय क्षेत्र पर कम्युनिटी रहती है उसका डेवलपमेंट करना। तो इस सारे प्रोजेक्ट को मिलाकर कहते हैं सागरमाला परियोजना। तो सारे बंदरगाहों को आपस में जोड़कर ये सारा जो व्यापारिक गतिविधियां उनको बढ़ाने की एक बहुत बड़ी स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की। अब हम अगर अंतर्राष्ट्रीय जो वाटर मार्ग हैं और भारत की लोकेशन को देखें तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम स्वेज कैनाल और इस तरफ ये इस वाटर रूट की बात करते हैं हिंद महासागर के, तो भारत बिल्कुल वहां पड़ता है सेंटर में। तो भारत इन सारे बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है, इन सारे बंदरगाहों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत को वर्ष भर परिवहन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। वेल कनेक्टेड है भारत सारे बंदरगाहों से। अब हम आंतरिक जल मार्गों के विकास की बात करेंगे तो भारत के अंदर 1985 में द इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, और इसी एक्ट के तहत 1986 में इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIWAI भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर है। और उसके बाद एक कानून हमने बनाया द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंदर, और इस एक्ट में ये कहा गया कि भारत के अंदर लगभग 20,236 किलोमीटर लंबे नेविगेबल वाटर रूट बनाए जा सकते हैं, जिसमें से लगभग 18,000 नदियों में और लगभग 2200 किलोमीटर नहरें बनाई जा सकती है। तो इन सब का विकास करने का जो जिम्मा वो इस नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत किया गया। ये इसका हेडक्वार्टर है, भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण इसको कहते हैं। अब इसने क्या किया है, भारत के अंदर कई सारे वाटरवेज बनाए हैं, और उन वाटरवेज में अगर हम सबसे पहले वाटरवेज की बात करें, नेशनल वाटरवेज NW1, ये भारत का पहला है जो 1986 में बनाया गया था गंगा नदी के अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे हल्दिया बंदरगाह से लेकर इलाहाबाद तक ये पूरी नदी नेविगेबल है, जिसके अंदर जहाज चलते हैं, और लगभग 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग ये पूरा है। और इसके चार टुकड़े हैं। सबसे पहला है हल्दिया से लेके यहाँ फरक्का तक, ये पहला है जो 560 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा जो इसका स्ट्रेच है उसको हम फरक्का से बार कहते हैं, और ये बिहार के अंदर जगह है। फिर बाढ़ से अगला जो स्ट्रेच है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक यहाँ तक है, और फिर गाजीपुर से इलाहाबाद, या इससे पहले थोड़ा एक और जगह है चुनार। तो इस तरह से चार सेगमेंट है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, और मिलाकर भारत का एक बड़ा नेशनल वाटरवेज बनता है नंबर 1। दूसरा नेशनल वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज नंबर 2, ये 1988 में बना, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ सदिया से लेकर धुबरी तक ये पूरा रीजन है ब्रह्मपुत्र के अंदर, जो 891 किलोमीटर है, इसको वाटरवेज नंबर 2 कहते हैं। तीसरा है NW3, ये 1993 में बनाया गया था। इसकी टोटल लेंथ 205 किलोमीटर है, लेकिन ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला है वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168। यहाँ देखिए केरल के अंदर ये कोट्टापुरम से लेके कोल्लम तक 168 किलोमीटर तट के सहारे सारे एक नहर बनाई गई है, और साथ ही इसको अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने के लिए 2 कैनाल बनाई गई है। उत्तरी कैनाल को हम कहते हैं उद्योग मंडल कैनाल, और दक्षिण वाली को कहते हैं चंपाकारा कैनाल। तो उद्योग मंडल 23 किलोमीटर और चंपाकारा 14 किलोमीटर है, जो ऐसे अंदर आने के लिए ये जो नहर है वो बनाई गई है। तो सबको मिला करके हम वाटरवेज नंबर नेशनल वाटरवेज 3 कहते हैं केरल के अंदर। चौथा जो नेशनल वाटरवेज है वो 2008 में बनाया गया था, और ये यहाँ पर इस पूरे तट पूर्वी तट पर बनाया गया है। 1078 किलोमीटर लंबा है, और इसके जो काकीनाडा से लेके पुडुचेरी, यहाँ काकीनाडा है और यहाँ से लेके पुडुचेरी तक ये तो 1070 है, लेकिन इसमें 2 और स्ट्रेच इसके हैं। एक तो है गोदावरी नदी के अंदर, ये भादराचलम से लेके राजमुंद्री तक, यहाँ देखिए गोदावरी नदी भादराचलम से राजमुंद्री तक ये भी नेविगेबल है। और दूसरा स्टेज है वजीरा विजयवाड़ा तक, यहाँ वजीरा विजयवाड़ा, ये कृष्णा नदी के अंदर है, तो ये भी है। और अभी 2016 का जो एक्ट आया उसके अंदर इसको बढ़ा करके 2890 किलोमीटर किया जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, कृष्णा नदी के अंदर तो घाला घाली तक ये आगे बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ से लेकर ऐसे। और गोदावरी नदी के अंदर ये भाद्राचलम से लेकर नासिक तक, ये तो लगभग 1200 किलोमीटर लंबा, नासिक बिल्कुल इधर है, पूरा रास्ता बना दिया जाएगा जो कि नावें चलेगी। ऐसा विकास करने का आगे प्रस्ताव है। नेशनल NW5, ये भी 2008 में बनाया गया। ये तलचर से धर्मा,
स्ट्रेच है जो कि ब्राह्मणी नदी में है। अब यहाँ देखिए तलचर से लेके धर्मा तक ये वाला पूरा रीजन है। तो एक तो ये, दूसरा इसको ग्योनखाली से लेके ये चार बटिया तक, यहाँ से लेकर ये हल्दिया बंदरगाह तक ऐसे भी इसको जोड़ दिया गया, ईस्ट कोस्ट कैनाल कहते हैं इसको हम। तो टोटल मिला के ये 588 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवेज नंबर 16, पहले इसको नेशनल वाटरवे 6 भी कहा जाता था, अब 16 कहते हैं। 2016 में इसको बनाया गया, लाखीपुर से भांगा तक बराक नदी के अंदर, ये यहाँ पर आप देखेंगे बराक नदी के अंदर 121 किलोमीटर लंबा है। तो ये नेशनल वाटरवेज नंबर 16 है। तो इस तरह से ये 6 नेशनल वाटरवेज भारत के प्रमुख हैं। इसके अलावा भी कई सारे और नेशनल वाटरवेज भारत के अंदर बना दिए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। 106 नए घोषणा करी गई है जो IWAI है उसके द्वारा 2016 के अंदर 106, उसमें से कुछ बन गए हैं। जो बन गए हैं उसमें से महाराष्ट्र के अंदर देखिए NW10, NW83, 85, 91। इसी तरह से गोवा में अगर देखते हो NW68, NW111, गुजरात के अंदर 73, 100, और वेस्ट बंगाल में NW97। उनकी फर्दर डिटेल ये उनके आगे लिखी हुई है। तो इस तरह से अगर हम भारत के अंदर देखें तो 6 तो वो थे, और 9 ये, ऐसा मिला के 15 ऐसे नेशनल वाटरवेज है जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और 106 बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, या निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये सारे मिलकर बन जाएंगे, क्योंकि इन सब पे काम जारी है। एक और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कि म्यांमार के अंदर भारत बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हम जब चिकन नेक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चिकन नेक पे अगर कोई अधिकार कर लेगा तो नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। तो इसके लिए भारत और म्यांमार सरकार मिलकर क्या कर रही है, म्यांमार में यहाँ एक जगह सिटवे, वहां एक बंदरगाह बनाया है भारत ने। तो भारत से क्या होगा, हल्दिया बंदरगाह से जहाज चलेंगे सीधे सिटवे पे पहुंचेंगे। वहां से ये कालाधाम नदी 158 किलोमीटर, इस नदी में भी जहाज चल सकते हैं। उसके बाद फिर हाईवे बनाया गया है 129 किलोमीटर लंबा, जो म्यांमार के अंदर है। और उस हाईवे से हमारा ये आगे मणिपुर स्टेट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मिजोरम स्टेट आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ मिजोरम में घुस जाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा ही पूरा है, तो आगे हम कहीं से किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम कहते हैं कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि यहाँ ये कालादान नदी है उसके नाम से, और ये बंदरगाह उसका नाम सिटवे है। तो भारत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो बन चुका, बहुत काम इसका भारत कर चुका है, और कुछ काम अभी भी जारी है इसका। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही ये म्यांमार के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच सीधा व्यापार शुरू हो जाएगा यहीं से, इसके बनने के बाद। तो ये भारत में जल परिवहन संबंधी विकास के संबंध में बातें थी। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट कब लागू किया गया? किस बंदरगाह को गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम बताइए। भारत का कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी से सुरक्षित है? किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी के बीच स्थित है? कालाधान बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भारत के किसी और वीडियो के साथ आगे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।